ठीक है। सो रिकॉर्डिंग इज स्टार्टेड नाउ। अच्छा, जो हमारा लास्ट सेशन हुआ था उसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है। उसका लिंक मैं इंशाल्लाह यहाँ चैट पर प्रोवाइड कर कर देता हूँ। वो आप लोग देख लें, जिन लोगों ने नहीं देखी। ठीक है। और ये वाली जो सेशन है इसकी भी रिकॉर्डिंग जो है वो इंशाल्लाह होगी, और ये रिकॉर्डिंग जो है वो यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी एवरी वेनसडे। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि ये वेबिनार चलता रहे। और इस लाइव वेबिनार का बेसिक पर्पज़ ये है कि जो ट्रेडर्स काफ़ी अरसे से जाहिर सी बात है मेरे साथ कनेक्टेड हैं, मुझे व्हाट्सएप पे फॉलो कर रहे हैं, कुछ लोग डिस्कॉर्ड के ऊपर फॉलो कर रहे हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर रहे हैं। जो बेसिक पर्पज़ है वो है कि वैल्यू एडिशन करना। ठीक है। सिर्फ और सिर्फ वो क्या कहते हैं, सिग्नल प्रोवाइड नहीं करना, एक एजुकेशन प्रोवाइड करना। ठीक है। सिग्नल्स तो आपको आप खुद लोग बना सकते हैं, खुद ट्रेड कर सकते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं। लेकिन जब तक आपको कुछ बेसिक चीज़ें नहीं आएंगी तब तक आप जो है अच्छे ट्रेडर्स नहीं बन पाएंगे। एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है जो कि मैं अक्सर लोगों से पहले भी करता हूँ और आज भी करूँगा। तो मेरी कम्युनिटी में जो भी लोग हैं, जाहिर सी बात है वो कोई नए ट्रेड तो नहीं कर रहे। ठीक है। कई लोग ऐसे हैं जो कि पिछले 1 साल से ट्रेड कर रहे हैं। कई साहिबान ऐसे हैं जो कि कुछ महीनों से ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन जितने भी अरसे से ट्रेड कर रहे हैं, सो ऑब्वियसली हमारे पास स्पेस में ना बहुत सारे लोग हैं। ठीक है। काफ़ी कैपेबल ट्रेडर्स हैं जो कि ट्रेडिंग करते भी हैं। ऑब्वियसली वो सिग्नल्स भी प्रोवाइड करते हैं, सारा कुछ करते हैं। एक क्वेश्चन जो मैं पूछना चाहूँगा, आप लोगों को मैं अनम्यूट भी कर देता हूँ और आप लोग मुझे अनम्यूट करके जवाब दें कि आप लोग काफ़ी अर्से से वो सिग्नल्स फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। ऐसा पॉसिबल है ना कि वो आप सिग्नल्स फॉलो कर रहे हो, पहले से भी कर रहे हो। सो क्यों आप लोग अभी प्रॉफिटेबल नहीं हैं? अगर एक सवाल मैं करूँ, मैंने आप लोग अब अनम्यूट कर सकते हैं। ठीक है। ये सिग्नल्स मैं प्रोवाइड करूँ या आप लोगों ने कहीं और से प्रोवाइड किए हों, ठीक है, तो उन सिग्नल्स को फॉलो करके भी आप लोग प्रॉफिटेबल क्यों नहीं है? अगर कोई जवाब देना चाहे, आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं। आप नसीर भाई, शाहिद भाई, एनीवन? सर जी अस्सलाम वालेकुम, सर फरमाइए। एक मिनट मुझे कॉल करता हूँ सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक सर हूँ मुझे नसीर। लगता है कि इसकी एक रीज़न मुझे जो अपनी लगती है वो ये है कि मे बी आई एम नॉट एंटरिंग एट द राइट टाइम। जब सिग्नल आप शेयर करते हैं मे बी मैं उस टाइम पे उसे फॉलो नहीं कर पाता हूँ। तो ठीक अगर है। मैं लेट इसे देखता हूँ और लेट में ट्रेड में एंटर होता हूँ तो मे बी वो राइट टाइम नहीं होता एंटर होने का। तो मे बी ये एक रीज़न है। ठीक है। एनीवन एल्स, एनीवन एल्स? तो मेरा ख्याल है फंडामेंटल्स का पता नहीं है, जैसे लीवरेज का पता नहीं है। हम लोग कई बार ज़्यादा लीवरेज लगा लेते हैं, जबकि जो ट्रेडर्स होते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं, वो लीवरेज अपने हिसाब से सेट रखते हैं। दूसरी बात यह कि ये नहीं पता होता कितने मार्जिन की ट्रेड लेनी है, कितने मार्जिन की ट्रेड नहीं लेनी। तो वो अकाउंट वॉश हो जाता है। मार्जिन का जेन में नहीं है, मतलब इस तरह के जो फंडामेंटल्स हैं ट्रेड के वो पता नहीं है। ठीक है। सो जबकि जो एक्सपर्ट ट्रेडर हैं, जो समझाने वाले हैं, उनको फंडामेंटल्स चीज़ों का पता है। जी मैंने इतने मार्जिन की ट्रेड लेनी है, स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना है, प्रॉफिट यहाँ पे बुक करना है, यहाँ से एंट्री लेनी है, एग्जिट यहाँ पे लेना है, ये चीज़ें हैं। तो यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं। ठीक है। सो एक आपने कहा कि आप ये स्टूडेंट प्रोफाइल मैंने क्रिएट की थी ऑलमोस्ट। एक मेरे पास जो आया वो ये आया है कि हमें राइट टाइम पे एंट्री नहीं मिलती, और सेकंड आया है कि हम रॉन्ग मार्जिन के साथ जो है वो ट्रेड कर रहे थे, मार्जिन हमारा ठीक है। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, यस रिकॉर्डिंग मिल भी अवेलेबल। ठीक है। आप नमाज पढ़ लें आराम से, इट्स ओके। ठीक है। सो सेकंड आ गया जी हमारे पास मार्जिन। एनीथिंग एल्स? अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या वाह। हाल है? रहमतुल्लाह बात से। मैं ठीक हूँ, थैंक यू वेरी मच मेरा ख्याल है कि हम लोग जब सिग्नल को फॉलो कर रहे होते हैं ना, तो भाई। समटाइम्स जब वो एसएल की तरफ जा रहा होता है तो हमें कॉन्फिडेंस शायद उस सिग्नल पे नहीं होता कि भाई ये एसएल की तरफ जा रहा है कि टीपी की तरफ जा रहा है। ठीक वो है। लैक ऑफ नॉलेज की वजह से समटाइम जो है ना, हम लोग यानी कि एकदम से जो है ना हाइपर हो जाते हैं या एकदम से अपना कॉन्फिडेंस लूज कर बैठते हैं कि भाई ये क्या हो गया, तो हम लोग शायद उस चीज़ को फॉलो नहीं कर पा रहे होते। इस वजह से भी शायद जो है ना हम लोग प्रॉफिट नहीं बना रहे होते।
शायद हो सकता है ये रीजन हो, और दूसरी चीज ये है क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस नहीं होता, उस पर यकीन समटाइम नहीं होता कि यार ये वाकई ही जो इसने ऐसे लगाया या टीपी लगाया वाकई हिट होगी। समटाइम ये होता है कि टीपी जो है ना थोड़े से मार्जिन से वापस आती है, एकदम बिल्कुल एसएल के पास जाता है और फिर बाउंस बैक चला जाता है और टीपी 2 3 4 हिट हो जाता है। अच्छा, तो मुझे ये जब बताएं, तक शायद मेरा ख्याल, जी जी, सॉरी आपको बात काटूं, आपने यूएस 500 वाली ट्रेड ली थी आज? यूएस 500 वाली नहीं, नहीं ली? नहीं मैंने नहीं ली। नहीं ली, ठीक है। आपको पता है जब हमने वो ट्रेड ली थी जी तो उसके बाद वो ट्रेड जो है वो उल्टी चल पड़ी थी, ऐसी है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और अभी वो TP2 हिट कर चुकी है, मतलब अभी TP2 हिट कर रही है, मेरे को नोटिफिकेशन आ गया TP2 का। सही है। सही सही। और जी जी हमारा जो एसएल था वो था 7590, ठीक है, और ट्रेड मेरा ख्याल है 7589.88 से कहीं से वापस आई है, जी जी बिल्कुल ऐसे। ऐसे ही है। चलें, सो आपने बात की स्ट्रैटेजी की, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो और कोई भाई शेयर करना चाहेगा? भाई बहन कोई भी अगर शेयर करना चाहे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है आपका? अच्छा सर, मैंने जो नोट किया है ना वो दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जब हम किसी के सिग्नल्स फॉलो करते हैं ना, जी, तो हम कुछ ट्रेड्स ले लेते हैं और कुछ नहीं लेते। ठीक है। तो उसका एंड रिजल्ट क्या होता है कि जो ली होती है ना वो शायद समहाउ एसएल की तरफ चली जाती है, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट ट्रेड के हवाले से जो है ना कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो पाता। एक चीज़ ये। और ठीक है। दूसरी जो मैं मिस कर रहा हूँ वो ये है कि कोई कम्युनिटी ना, कि वहाँ पे ट्रेड में तो बहुत सारी कम्युनिटीज हैं, आपकी भी इसी तरह देखी, तो उसी को फॉलो कर रहा था। हम्म। तो ये देखना था कि क्या मतलब तरीकाकार हो कि आपको लगे कि यार ओके दिस इज द राइट कम्युनिटी और इसी को ही जो है ना कंटिन्यू करना है। सॉरी मैं वॉक कर रहा था इस वाले से शायद आवाज़ थोड़ी सी जो है ना ब्रेक हो रही हो। सर माशाल्लाह, गुड टू नो कि आप वॉक कर रहे हो, अच्छी बात है। अच्छा, सो पहला था हमारे पास लेट एंट्री, जिसकी वजह से हमें पता होता है। दूसरा था ओवर लेवरेज, और ठीक है। तीसरा था हमारे पास नो स्ट्रैटेजी, और चौथा था हमारे पास रैंडम ट्रेड, ठीक है। तो ये अभी तक मेरे पास चार, और यस नसीर भाई, लैक ऑफ डिसिप्लिन, ठीक है। सो आज हम पहले इन 5 चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। हम श्योर के काफ़ी सारे सर एक मसले। और चीज मैं ऐड करूँ। यस यस यस, प्लीज़। सर समटाइम्स जो पेयर्स शेयर होते हैं कुछ वो फीचर्स के होते हैं, तो वो जैसे मैं सिर्फ स्पॉट्स को फॉलो कर रहा था तो इस वजह से भी ट्रेड नहीं ले पाता कि वो पेयर्स फीचर्स भी कुछ इस तरह शेयर होते हैं। तो मुझे क्योंकि उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, मैंने कभी नहीं किया, तो मुझे इसलिए एक लैक ऑफ एजुकेशन आप कह लें इसमें, तो ये एक रीजन भी है। सही है, तो एक हमारे पास हो गया लैक ऑफ डिसिप्लिन, और एक हम इसके अंदर लिख देते हैं जी, लैक ऑफ एजुकेशन। ठीक हो गया। चलिए, अब इसके बाद हम करते हैं, पहले इनके ऊपर बात करते हैं। मेरा ख्याल है कि घंटा इसी के ऊपर पूरा हो सकता है। सो आई म्यूट यू ऑल अगेन, ठीक है। और उसके बाद फिर हम बाद में आपको दोबारा अनम्यूट कर लेंगे, ठीक है। मैं इसलिए अनम्यूट आप म्यूट ख़त्म नहीं किया। समटाइम्स किसी से मिस्टेक से जो है ना वो अनम्यूट हो जाता है, और उसकी वजह से फिर ऑब्वियसली यू नेवर नो कि आप कहाँ बैठे हो। तो ये 4-6 चीज़ें हैं जिनकी वजह से आप समझते हैं कि हमारे पास जो है वो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पा रहे, या आप एक अच्छे ट्रेडर नहीं बन पा रहे, ठीक है। सो विल डिस्कस ईच ऑफ थिंग वन बाय वन, और इसमें से ना काफ़ी सारी चीज़ों की जो है वो क्लैरिटी आप लोगों को आ जाएगी, ठीक है। तो पहली चीज़ जो है वो आपके पास है लेट एंट्री। देखिए, लेट एंट्री जो होती है ना, हमेशा एक स्ट्रैटेजी है जो मैं फॉलो करता हूँ, ठीक है। और मेरा ख्याल है अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आपको ये चीज़ का आंसर मिल जाएगा। क्योंकि एक क्वेश्चन एक और आता है मुझे कि मैं इस ट्रेड में फ़लाँ ट्रेड के अंदर एंट्री ले लूँ या ना लूँ, ठीक है। अब वो जो फ़लाँ ट्रेड के अंदर एंट्री ले लूँ या ना लूँ, उसका ना क्वेश्चन का आंसर देना बड़ा मुश्किल होता है। तो उसका एक बड़ा सिंपल सा आंसर है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं या कोई भी ट्रेड अगर पोस्ट कर रहा होता है ना, तो उसके अंदर हम मल्टीपल चीज़ें जो हैं वो उसमें 2-3 चीज़ें होती हैं जो कि हम लिख रहे होते हैं। पहला तो होता है जी उसका एंट्री पॉइंट, ठीक है, यानी जिस पॉइंट के ऊपर आपने ट्रेड के अंदर एंट्री लेनी है, एक तो पॉइंट आपके पास वो होता है, ठीक है। यानी एक होती है आपकी एंट्री एंट्री लिमिट, जिसके ऊपर आपने ट्रेड में एंट्री लेनी है। सेकंड जो होती है वो आपके पास होता है स्टॉप लॉस,
जिसको हम SL भी कहते हैं, और तीसरी चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं TP और टेक प्रॉफिट। ठीक है, सो आई एम श्योर आपको इन तमाम चीज़ों का तो पता है। अब अगर मैं इनकी बात करूं तो जो एंट्री लिमिट होती है ना, ये वो पॉइंट होता है जहां पर हमारे पास ट्रेड के अंदर एंट्री लेनी है। ठीक है, इट कैन बी अ रेंज। मैं फॉर एग्जांपल अगर एक इथेरियम का बाय का मैंने ट्रेड अलर्ट दिया, तो मैं उसमें बताऊंगा कि आप उसके अंदर किस पॉइंट के ऊपर, लेट से अगर उसकी प्राइस इस वक्त $1800 या $1900 या कुछ भी अगर इथेरियम की प्राइस है, ठीक है, तो मैं कहूँगा जी इथेरियम को आपने बाय करना है। ठीक है, और मैं एक रेंज दूंगा लाइक 1800 से आपने 1825 के ऊपर आपने इसको बाय करना है। ठीक है, ये आ गया आपका एंट्री पॉइंट। हर ट्रेड के साथ स्टॉप लॉस लाजमी है। क्यों लाजमी है? रिस्क मैनेजमेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट जो पिलर है वो आपके पास स्टॉप लॉस होता है। अब स्टॉप लॉस क्या होता है? अब फॉर एग्जांपल आपने $1800 या $1825 के ऊपर एंट्री ले ली, ठीक है, और आप अज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ से जो प्राइस है वो हमारे पास ऊपर जाएगी। ठीक है, समटाइम्स ऐसा होता है कि यू आर रॉन्ग, और अगर यहाँ पे प्राइस लेट से 1800 है या 1825 है, तो प्राइस ऊपर जाने की बजाय इंस्टेड इट कम्स डाउन, 1750 पे आ जाती है। ठीक है, हो सकता है इससे मज़ीद नीचे भी चले जाए। अब अगर मैं कॉइन को होल्ड करके रखूँगा तो ऑब्वियसली ऑन ईच $180 जब प्राइस नीचे जाएगी तो मैं अपना 10% लूज़ करता जाऊँगा इसके ऊपर। ठीक है, सो इस चीज़ को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए? इस चीज़ को ऐसे प्रोटेक्ट किया जाएगा कि आप एक ऐसे पॉइंट के ऊपर स्टॉप लॉस लगाओगे जहाँ से आपको लगता है कि प्राइस का वापस जाना मुश्किल है, और वो सपोर्ट। सपोर्ट क्या चीज़ें होती हैं? सपोर्ट वो चीज़ होती है जहाँ से प्राइस बाउंस करती है, और रेजिस्टेंस क्या चीज़ होती है? जहाँ से प्राइस रिजेक्ट होती है। ठीक है, दिस इज सपोर्ट इन नॉर्मल वर्ड, और दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, जिस पॉइंट से प्राइस ऊपर जाती है उसको हम सपोर्ट कहते हैं, जिस प्राइस से प्राइस नीचे की तरफ रिजेक्ट होती है उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं, इन सिंपल वर्ड्स। सो यूजुअली अगर ये पॉइंट वो है जहाँ पर इथेरियम की प्राइस $1800 है, तो मोस्ट प्रोबेबली इसके नीचे जाहिर सी बात 1800 नीचे वाली प्राइस होगी, तो यहाँ पे कहीं पे मैं 1750 के ऊपर अपना स्टॉप लॉस सेट करूँगा 1750। अब ये स्टॉप लॉस क्या करता है? स्टॉप लॉस ये करता है कि ये मेरे अकाउंट को लिक्विडेट होने से या वॉश होने से बचाते हैं। अब $180 की बजाय जब प्राइस $50 नीचे आएगी तो मेरी पोजीशन ऑटो क्लोज हो जाएगी। ठीक है, जितना लॉस मैंने इनकर करना है, ये अप्रॉक्सीमेटली 3% लॉस बनता है। ठीक है, सो 3% लॉस के बाद मैं ऑटोमेटिकली पोजीशन से बाहर आ जाऊँगा। ठीक है, एंड आई विल वेट फॉर द नेक्स्ट पोजीशन। ठीक है, मैं अब इस पॉइंट के ऊपर एग्जिट हो गया। इन केस अगर मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो ये जो 3% लॉस है ये 10% भी हो सकता है, ये 30% भी हो सकता है, ये से ज़्यादा भी हो सकता है। समझ रहे हैं? सो स्टॉप लॉस जो है ये बेसिकली आपके बैलेंस की प्रोटेक्शन है, और रिस्क मैनेजमेंट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपका स्टॉप लॉस होता है। मैं कभी भी किसी भी ट्रेड में एंट्री उस वक्त तक नहीं लेता जब तक मैं उसका स्टॉप लॉस टाइप ना कर लूँ। मेरी बाय बटन दबाने से पहले ना मैं स्टॉप लॉस की वैल्यू टाइप करता हूँ, उसके बाद मैं बाय बटन प्रेस करता हूँ। एंड द लास्ट थिंग इज टेक प्रॉफिट। जब आपने सिस्टम बनाना होता है ना, आपने ट्रेडिंग करनी है, तो आपने रैंडमाइजेशन के साथ ट्रेडिंग नहीं करनी। ट्रेडिंग कैसे करनी है? यहाँ पे आपने बाय किया और यहाँ पे आपने सेल किया। इमेजिन कर लें कि ये जो पॉइंट है ये हमारा है $1900, ठीक है, और $1950 इससे थोड़ा सा ऊपर है। सो मैं यहाँ पर टेक प्रॉफिट लगा दूंगा। एक मैं लगाऊंगा $1900 और दूसरा मैं लगाऊंगा $1950। ठीक है, 50% पोजीशन मेरी यहाँ क्लोज होगी, बाकी 50% मेरी पोजीशन यहाँ क्लोज होगी। दिस इज हाउ आई टेक एंट्रीज, एंड दिस इज हाउ यू शुड ऑल टेक एंट्रीज। किस तरीके से आपने बाइंग करनी है उस तरह करनी कि पहली बात ये जो मैंने आपको लिमिट वैल्यू दी है, इस लिमिट के दरमियान में आपने बाय करना है। ठीक है, ये लिमिट किस हिसाब से दी जाती है कि हाँ प्राइस इस वक्त सपोर्ट के पास है, तो ठीक है, इस लिमिट के ऊपर आपने बाय कर लिया। यहाँ इस पॉइंट पे मैं बाय नहीं करता, दिस इज रैंडम पॉइंट, यानी प्राइस अब ट्रेंड कर चुकी है तो मैं रैंडम बाय नहीं करता। मैं या तो सपोर्ट के ऊपर बाय करता हूँ, रेजिस्टेंस पे सेल करता हूँ। दिस इज सिंपल व्हाट आई डू। अगर एक प्राइस निकल गई, एक दफ़ा ट्रेड निकल गई, वो फिर सेटअप फेल हो गया। ठीक है, वो फिर ऑप्टिमल एंट्री नहीं है।
तो मैं उस एंट्री में फिर उस ट्रेड में नहीं कूदता, फिर मैं उसको छोड़ देता हूँ। सो पहली चीज़ आपने इस पॉइंट पर बाय करनी, ठीक है। बिल फर्ज आप देखते हैं कि जिस वक्त आपने सिग्नल देखा या ट्रेड अलर्ट देखा उस वक्त प्राइस TP1 को हिट कर चुकी है, यानी प्राइस ऑलरेडी TP1 को हिट कर चुकी है। अगर प्राइस TP1 को हिट कर चुकी है दैट मीन्स ये वाला जो ट्रेड अलर्ट है ये अब ख़त्म हो गया, ठीक है। इसके अंदर अब मज़ीद एंट्री नहीं बनती। सो हमने इसमें एंट्री अब नहीं लेनी, ठीक है। अगर तो प्राइस इस रेंज के अंदर है तो एंट्री बनती है, प्राइस इस रेंज से इस रेंज में है, ठीक है, इस रेंज में है तो एंट्री बनती है। प्राइस यहाँ आ गई है, यहाँ आ गई है, तो आपके पास ये सेटअप फेल हो गया, ठीक है, इसमें एंट्री अब नहीं बनती, ठीक हो गया। सो अगर आपको ऑप्टिमल एंट्री क्या होती है, ऑप्टिमल एंट्री ये होती है कि आपने ट्रेड के अंदर उस टाइम पे एंटर होना है जिस टाइम पे आपको लगता है कि हाँ, ओहो आई एम सॉरी, मैंने स्क्रीन तो आपसे शेयर ही नहीं की, चलें रिकॉर्डिंग खैर होगी, मैं आपको दोबारा एक दफ़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। रिकॉर्डिंग आप सबको ऑब्वियसली मिलेगी तो ये चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। मैंने चूँकि स्क्रीन भी मिनिमाइज़ की हुई थी तो मैं वो कर नहीं सका। खैर मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्विकली एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहली चीज़ ये होती है कि आपके पास जो ट्रेड अलर्ट होता है ना वो इस तरीके से आता है, यानी आपके पास ये एंट्री है, एंट्री दी जाती है और एंट्री के हिसाब से आपने उसके अंदर पोजीशन लेनी होती है। अब एंट्री के अंदर क्या होता है, एंट्री लिमिट के अंदर आपके पास ये चीज़ लिखी होती है कि आपने 1800 पे बाय करना है, 1825 के दरम्यान बाय करना है, ठीक है। इन 2 पॉइंट्स के अंदर आपने बाय करना है। अगर तो प्राइस इस रेंज में होगी तो आपने बाय करना है, ठीक है। अगर प्राइस इस रेंज में नहीं होगी तो आपने बाय नहीं करना, ठीक है। एक तो ये चीज़ होगी। अब जो क्वेश्चन आता है वो दूसरा क्वेश्चन ये था कि जो ट्रेड अलर्ट दिया जाता है, मैं दूँ या कोई भी दे, तो उसके अंदर जाहिर सी बात ये चीज़ें शेयर की जाती हैं। आपके पास ये एंट्री लिमिट शेयर की जाती है, बाय लिमिट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, $1800 से लेकर 1825, और उसके बाद उसके अंदर स्टॉप लॉस दिया जाता है कि हाँ ये पॉइंट है जिसके ऊपर आपने स्टॉप लॉस ली है। अब जब मैं ट्रेड दे रहा होता हूँ ना तो मैंने आपको बताया कि उसको मैं 2 पॉइंट्स के दरमियान दे रहा होता हूँ। ये होती है सपोर्ट, ये होती है रेजिस्टेंस। सपोर्ट वो एरिया है जहाँ से मैंने ट्रेड ने अपलिफ्ट होना है, ठीक है, इस पॉइंट से। तो आप अज्यूम कर सकते हैं कि 1800 से 1825 वाला जो एरिया है वो ये एरिया, ठीक है। उसके बाद जो रेजिस्टेंस होती है वो ये ऊपर वाला एरिया है जहाँ से ट्रेड रिजेक्ट होती है, दिस इज़ कॉल्ड रेजिस्टेंस। अज्यूम कर लें कि ये वो वाला एरिया है जहाँ पे प्राइस जो है वो $1900 से लेके $1950 है, ठीक है ना। तो मैं अब क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं एंट्री लेता हूँ इस पॉइंट के दरम्यान, पहली चीज़। एंट्री से पहले मैं स्टॉप लॉस प्लेस कर देता हूँ, दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ कि मैं वहाँ पे टेक प्रॉफिट की वैल्यू लगा देता हूँ। 50% पोजीशन में लगाता हूँ TP1 पे, 50% पोजीशन में लगाता हूँ TP2 के ऊपर, यानी हाफ पोजीशन स्लाइडर को मूव करें आप और उसको $1900 पे लगा दें, बाकी के 50% 1950 पे लगा दें, ठीक है। अगर मैं फॉरेक्स कर रहा हूँ तो लेट से मैंने अगर 0.1 लॉट बाई की हुई है तो 0.05 लॉट जो है उसको मैं TP1 पे क्लोज करूँगा, 0.05 लॉट जो है उसको मैं TP2 पे क्लोज करूँगा। दिस इज़ हाउ आई ट्रेड, सिंपल, ठीक है। ये जो स्टॉप लॉस होता है ना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आपकी ट्रेडिंग के अंदर। अगर आप स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करते तो मैंने आपको बताया कि आपका जो ड्रॉ डाउन है, जिसको आप कहते हैं कि आपका जो बैलेंस है वो 3% से भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है। तो जो पहली चीज़ है जिसकी वजह से आप प्रॉफिटेबल नहीं होते, ऑब्वियसली ये ठीक है, कि वो होता है लेट एंट्री। और लेट एंट्री कहते हैं किसको, लेट एंट्री ये होती है कि प्राइस इस रेंज से निकल गई है, कितना निकल गई है कि उसने TP1 के पास चली गई है। तो TP1 के पास अगर प्राइस चली गई है इस पॉइंट के ऊपर, सो इसका मतलब है कि ये ऑफिशियली ये ट्रेड अब क्लोज हो गई है, ठीक है। अब आप नेक्स्ट ट्रेड का वेट करें, इसको लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी अब कंक्लूड हो गई है। TP1 का मतलब है कंक्लूड हो गई है, या मतलब आप कह लें पार्शली कंक्लूड होगी। तो इस ट्रेड को अब आप यूज़ नहीं करेंगे, अब आप नेक्स्ट ट्रेड लेंगे, ठीक है। या वो स्टॉप लॉस के हिट कर चुकी है, उस केस में भी आपकी जो ट्रेड है वो इनवैलिडेट हो जाती है, ठीक है। तो दोनों सूरतों के अंदर आपने ट्रेड नहीं लेनी, ठीक है। अगर आप ये कर रहे होंगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि आप काफ़ी सेलेक्टिव सेटअप्स के अंदर जो है एंट्री ले रहे होंगे,
और उसकी वजह से क्या होगा कि आपका स्टॉप लॉस जो है वो जो ऑब्वियसली आप लॉस नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि आप सिलेक्टिव ट्रेड्स ले रहे होंगे। सो ये एक रीज़न है जिसको आपको ध्यान में रखना पड़ता है और जिसकी वजह से जो है लॉसेस अक्सर होते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है, जिसको हम बोलते हैं लेट एंट्री। और लेट एंट्री का मैंने आपको डेफिनेशन समझा दी कि लेट एंट्री होती क्या है, तो वो चीज़ आपने नहीं करनी, ठीक है। सेकंड चीज़ होगी ओवर लेवरेज। अब दो तीन टर्म्स हैं जिनकी आप लोगों को ना समझ आनी ज़रूरी है। पहली चीज़ लेवरेज, ठीक है। दूसरी चीज़ है मार्जिन लेवल और तीसरी चीज़ है मार्जिन रेशो, ठीक है। ये तीन चीज़ों की समझ आनी बहुत ज़रूरी है। लेवरेज, मार्जिन, मार्जिन रेशो। इसके ऊपर थोड़ी सी इंग्लिश जो है वो मुश्किल ही है, खैर। मार्जिन रेशो या इसको मार्जिन रेट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये तीन टर्म्स जो हैं, ये तीन अलग टर्म्स हैं जिनको आपको समझना ज़रूरी है, ठीक है। टाइप नहीं कर रहा लेकिन मैं आपको वैसे ही समझा देता हूँ। सो जो लेवरेज होता है ना, लेवरेज जो है वो आपके पास दो तीन मतलब उसकी परसेंटेज वो एक्स में होता है, 1x 2x 3x 4x 10x 20x 500x जो भी आप कहते हैं। अब लेवरेज के अंदर बेसिकली क्या हो रहा होता है, लेवरेज के अंदर ये हो रहा होता है कि आप जो ट्रेड ले रहे होते हो वो ट्रेड जो होती है आपके पास जितना भी अकाउंट साइज है उसकी आप मल्टीपल एक्स जो है वो ट्रेड ले रहे होते हैं, ठीक है। अब इसको जो है ना वो हम कहते हैं डबल एज स्वॉर्ड। डबल एज स्वॉर्ड क्यों कहते हैं? डबल एज स्वॉर्ड इसलिए कहते हैं कि इसके फ़ायदे भी हैं और इसके नुकसान भी हैं, ठीक है। फ़ायदे और नुकसान क्या हैं कि अगर आपने ट्रेड आपकी ठीक गई, ठीक है, तो शायद आप समझते हैं कि आप प्रॉफिटेबल क्लोज कर रहे होंगे। लेकिन अगर आपकी ट्रेड लॉस में जाती है, ठीक है, तो आपका जो लॉस है वो भी मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा। सिर्फ आपका प्रॉफिट मल्टीप्लाई 10 नहीं होगा, आपका लॉस भी मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा। इसलिए एक रूल यूज़ किया जाता है जिसको हम बोलते हैं 1 to 2% ट्रेड रिस्क, ठीक है। ये जब आप करेंगे तो आपको ये वाला इशू जो है वो फेस नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने एक प्रेजेंटेशन छोटी सी बनाई हुई थी जिसमें मैंने रिस्क मैनेजमेंट की कुछ चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं, तो आई डायरेक्टली गो विद टुवर्ड्स दैट, जिसमें आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको ना चीज़ें डायरेक्टली समझ आ जाएंगी। रिस्क मैनेजमेंट में और भी जितनी चीज़ें वो सारी समझ आ जाएंगी। सो जो पहली चीज़ है जो कि आप लोगों ने अंडरस्टैंड करनी है रिस्क मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है, वो ये है कि आपको ये पता हो कि आपका स्टार्टिंग कैपिटल क्या है, यानी किस अमाउंट से आपने जो है ना वो ट्रेडिंग करनी है, उसकी डेफिनेशन क्या है। स्टार्टिंग कैपिटल या कैपिटल जिससे आपने ट्रेड करनी है ना, उसकी डेफिनेशन नंबर्स नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है। वो $1 हो सकता है, वो $10 हो सकता है, वो $50 हो सकता है। स्टार्टिंग कैपिटल की डेफिनेशन जो है ना सबके लिए डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि आपकी रिस्क एपेटाइट डिफरेंट है। व्हाट इज़ रिस्क एपेटाइट? काइंडली वाइट बोर्ड ना यूज़ करें, ठीक है। रिस्क एपेटाइट क्या होती है? रिस्क एपेटाइट ये होती है कि किस अमाउंट से आप ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग जो होती है ना इट्स नॉट टेक्निकल अलोन, यानी सिर्फ टेक्निकल आपको चीज़ें चार्ट रीड करना आ गया तो आपको लगता है कि आप अच्छे ट्रेडर बन जाओगे, नहीं। ट्रेडिंग के ना फेजेस होते हैं। पहला फेज़ ये होता है कि ये मैं खैर दोबारा कभी डिस्कस करूंगा लेकिन जनरली बताऊंगा। एक फेज़ होता है कि आपको कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है, ठीक है, मतलब कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है, मतलब कुछ चीज़ें ऊपर जा रही हैं, कुछ चीज़ें नीचे जा रही हैं। दिस इज़ लेवल 1, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ ट्रेडर जो होता है ना वो यहाँ पे लाई करते हैं, और जो अपना ट्रेडिंग करियर स्टार्ट कर रहे होते हैं ना वो सारे के सारे इसी जगह पे लाई करते हैं। आपको कुछ नहीं पता वो क्या हो रहा है। सेकंड स्टेज आती है जहाँ पर आपको कुछ कुछ समझ आ जाता है कि क्या हो रहा है। पहले बिल्कुल नहीं पता कि क्या हो रहा है, फिर आपको कुछ कुछ समझ आ जाती है कि क्या हो रहा है। अब आपको चीज़ें समझ आना शुरू हो जाती हैं, आप उनकी बेसिस पे ट्रेड लेना शुरू कर देते हो। कुछ जगह पर आप लेते हो, कुछ जगह पे नहीं लेते, लेकिन फिर भी आपको जैसे कहते हैं 100% क्लैरिटी नहीं होती, और आप कहते हो जी मुझे चार्ट रीड नहीं करने आते, ठीक है। बेसिक समझ आ जाती है पर चार्ट रीड करने नहीं आता, तो दैट इज़ द सेकंड स्टेज। जो थर्ड स्टेज होती है यहाँ पर फिर वो जो कुछ होते हैं ना, यानी अगर 70% लोग या 75% लोग वो लेवल 1 पे हैं, तो फिर अगले जो 10% होते हैं ना वो यहाँ पर होते हैं। 10 भी नहीं कहूँगा, 15% वो यहाँ पर होते हैं,
ठीक है। सो ये हमारे पास हो गया टोटल 90% लोग। उसके बाद तीसरे नंबर वाले लोग आते हैं, तीसरा लेवल आता है। वो तीसरा लेवल ये होता है कि अब आपको चार्ट रीड करने आते हैं, ठीक है, लेकिन अब होता क्या है कि आपको चार्ट भी रीड करने आते हैं, आपको रिस्क मैनेजमेंट भी आती है, आपको सारा कुछ आता है, लेकिन हो क्या रहा है कि आप यू आर मेकिंग प्रॉफिट्स देन यू आर मेकिंग लॉसेस, यू आर मेकिंग प्रॉफिट्स देन यू आर मेकिंग लॉसेस, ठीक है। अब आप टेक्निकली बड़े साउंड हो गए हो, ठीक है, लेकिन एक चीज़ है जो कि आपके अंदर डेवलप नहीं हुई, दैट इज़ द डिसिप्लिन। अब जो बाकी के 8% ट्रेडर्स हैं ना, वो फिर उस जगह पे लाई करते हैं, ठीक है, और सिर्फ 2% ऐसे ट्रेडर्स होते हैं जो वहाँ से फोर्थ लेवल पे जाते हैं। और वो जो फोर्थ लेवल वाले जो ट्रेडर्स होते हैं ना, जो फाइनल लेयर होती है, उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये नहीं होती कि उनको ये पता हो कि ट्रेड कब करनी है, उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये होती है कि उनको ये पता होता है कि ट्रेड कब नहीं करनी। मुझे बड़े अरसे के बाद, बड़े टाइम के बाद ये चीज़ समझ आई है कि कब ट्रेड नहीं करनी। ट्रेड कब करनी है ये तो सारे आपको बताएंगे, मतलब आप टेक्निकल चार्ट रीड करना शुरू कर देंगे, आपको सारा दिन लगेगा लेकिन मैं यहाँ पे 10 सेटअप्स ढूंढ सकता हूँ, मैं यहाँ पे 20 सेटअप्स ढूंढ सकता हूँ, मैं यहाँ पे 30 सेटअप्स ढूंढ सकता हूँ, ठीक है। लेकिन एक टाइम आता है जिसको हम बोलते हैं ट्रेड कब नहीं करनी। सो जब आपको ये समझ आ जाएगा ना ट्रेड कब नहीं करनी, तब आप जाएंगे उस लेवल की ट्रेड, उस लेवल के सेटअप्स के ऊपर, ठीक है। देन यू विल बिकम कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल। अगर मुझसे आप पूछे कि मैं कहाँ लाइक करता हूँ, मैं वो 3 और 4 के दरमियान में लाइक करता हूँ। आई एम ट्राइंग टू बी दैट द लास्ट परसेंट। मैं अब वो 3 से 4 की तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे ट्रेडिंग करते हुए 9 साल हो गए, ठीक है। लेकिन वो जो डिसिप्लिन्ड ट्रेडर वाली जो मेंटेलिटी होती है ना, एक ऐसा ट्रेडर जो एक हफ्ता सेटअप्स देखता रहेगा, पूरा हफ्ता वो ट्रेड ना ले और सिर्फ हफ्ते में एक ट्रेड ले, और वो उस ट्रेड के ऊपर इतनी आरओआई जनरेट कर ले जो कि एक रेगुलर ट्रेडर डेली डे ट्रेड करके जनरेट नहीं कर सकता। तो उसके लिए आपको चाहिए पेशेंस। वो पेशेंस आती है रिस्क मैनेजमेंट से, और भी उसके काफ़ी सारी चीज़ें। तो वो इमोशनल कंट्रोल आपने जब डेवलप करते तो आप जाते हैं फोर्थ लेवल के ऊपर, ठीक है। सो उन तमाम लेवल्स को क्रॉस करने के लिए जो स्टेप 1 है वो है रिस्क मैनेजमेंट। आपको ये पता हो कि आपने ट्रेड कब करनी है, ठीक है, कितनी अमाउंट से करनी है, ताकि वो इमोशनल टेंशन डेवलप ना हो। तो जो स्टार्टिंग कैपिटल आपके लिए होना चाहिए ना, वो ये होना चाहिए, स्टार्ट विद समथिंग दैट यू कैन अफोर्ड टू लूज। ये डेफिनेशन है, सिंपल। किस अमाउंट से ट्रेड करें? उस अमाउंट से ट्रेड करें जो ख़त्म भी हो जाए ना तो आपको टेंशन ना हो, ठीक है। उस अमाउंट से ट्रेड करनी चाहिए। हाँ, ट्रेड के ऊपर आप पर मंथ क्या आरओई एक्सपेक्ट कर सकते हैं? इट कैन बी एनी नंबर, लेकिन अगर मुझसे पूछेंगे तो इट्स अराउंड 10%, ठीक है। पर मंथ आपका आरओई को 5 to 10% के दरमियान होता है। जितनी मर्जी ट्रेड करें, कुछ ऊपर जाती है, कुछ नीचे जाती है, कुछ ऊपर जाती है, कुछ नीचे जाती है, तो अगर आप सारी ट्रेड्स को लॉक करें ना तो मंथ के एंड के ऊपर आप कहीं 5 to 10% अप होंगे। $1000 से स्टार्ट किया तो $1100 के ऊपर पहुंचे हुए होंगे। दिस इज समथिंग जहाँ पर आप जा सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ होती है कि जब आप ट्रेड कर रहे हो, रिस्क मैनेजमेंट का जो सेकंड पिलर है वो ये है कि आपने फोमो और ग्रीड में ट्रेड नहीं करने। कुछ ऐसे इमोशंस हैं जिनको आपने माइनस कर देना है। यू हैव टू बी वेरी मैकेनिकल, ठीक है। अब वो कौन कौन से इमोशंस हैं जिनको आपने अपनी ट्रेडिंग में से माइनस करने हैं, ठीक है। उसमें वैसे तो कई सारे इमोशंस आते हैं, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट 2-3 इमोशंस हैं उसमें एक चीज़ है फोमो, एक चीज़ है फियर, एक चीज़ है ग्रीड। फोमो कब होता है? आपने एक ट्रेड स्टार्ट ली, आपने देखा, आपने चार्ट ओपन किया और देखा कि जी एक कोई कॉइन है जो कि 10, 15, 20, 30% ऊपर चला गया। अब ये लग रहा है कि सारी दुनिया बस इसी के ऊपर फोकस्ड है और सारी दुनिया बस इसी को बाय कर रही है, सो मैं किस चीज़ का वेट कर रहा हूँ, ठीक है। सो ये जब ये आप चीज़ आते हैं ना कि मैं किसी चीज़ का वेट करूँ, चलो जी बाय करते हैं, दिस इज़ नॉट डेफिनेशन ऑफ बाइंग। मैंने आपको बताया कि बाइंग करने के लिए आपके पास कोई ना कोई सॉलिड रीज़न होनी चाहिए। सॉलिड रीज़न क्या होती है? आपके पास सेटअप होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि ये सपोर्ट के ऊपर है, ये रेजिस्टेंस के ऊपर है, इसको मैंने बाय करना है, इसको मैंने सेल करना है, इसको इसके साथ मैंने क्या करना है। रेंडमाइजेशन आपकी ट्रेडिंग में नहीं होनी चाहिए। जब आपकी ट्रेडिंग में रेंडमाइजेशन होती है, सो देन यू डू नॉट बिकम अ वेरी गुड ट्रेडर, ठीक है। सो फोमो को आपने माइनस कर देना। सेकंड चीज़, जो चीज़ आपने ट्रेड इस बेसिस पे नहीं लेनी
कि कॉइन ऊपर चला गया, नहीं, आपने अपना एनालिसिस करना है। आपने एनालिसिस करने के बाद ये देखना है कि ये कॉइन क्वालिफाई करता भी है कि इसको बाय किया जाए कि ना किया जाए, ठीक है। देन आपने इसको बाय करना है। सेकंड हो गया कि जब आपके पास एक सर्टन परसेंटेज आ गई, ठीक है, और उसके ऊपर अब आपको इस चीज़ को क्लोज़ करना है। सो आपने ये नहीं करना कि अगर आपको पता है कि मैंने ट्रेड लेनी है 2 आर के लिए, ठीक है, यानी आपने 2 RRR के लिए लेनी है, यानी अगर फॉर एग्जांपल आप $100 से ट्रेड कर रहे हैं, सो ट्रेड या तो $50 पे क्लोज होगी या $200 पे क्लोज होगी, ठीक है, यानी या तो आप $100 में से $50 लूज़ करेंगे या फिर $200 अर्न करेंगे। दैट इज़ योर पॉइंट सिंपली। TP1 आपने $100 पे लगा लिया, TP2 आपने $200 पे लगा लिया, बस $100 हुआ, आधा क्लोज कर दिया, बाकी का 100 हुआ दूसरी क्लोज कर दी, बस। ग्रीड नहीं करनी। जब आपको समझ आ गया कि यहाँ पे ट्रेड क्लोज होती है, क्लोज करें, उससे आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। लास्टली, जब आपको ये समझ आ गया कि इस पॉइंट के ऊपर मैंने एंट्री ले ली, इस पॉइंट पर मैंने एग्जिट ले लिया, दैट इज़ एंड। फियर तीसरा इमोशन है जिसको आपने माइनस करना है। फियर कब माइनस होता है? फियर तब माइनस होता है जब आपका पोजीशन साइज़ जो है वो छोटा होता है, यानी इस अमाउंट से ट्रेड कर रहे होते हैं जब आप ओवर रिस्क नहीं करते, ओवर लेवरेज नहीं करते। जो बात हो रही थी ना कि अब आप ओवर लेवरेज कर देते हैं, ओवर लेवरेज से नुकसान नहीं होता। ओवर लेवरेज की वजह से जो जो फीलिंग डेवलप होती है ना, जिसको हम कहते हैं फियर, उस फियर की वजह से नुकसान होता है। समटाइम्स आपकी ट्रेड स्टॉप लॉस को हिट भी नहीं करती और आप उसको मैन्युअली क्लोज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आपका पोजीशन साइज इतना बड़ा होता है कि वो 1% मूव करता है तो आधा अकाउंट खाली हो जाता है, ठीक है। इस वजह से आपने अपने अकाउंट का सिर्फ और सिर्फ 2% ही रिस्क करना होता है, इससे ज़्यादा रिस्क नहीं करना होता, ठीक है। एक चीज़ जिसको आपने ख्याल में रखना है, आपने हाई मार्केट कैप पेयर्स को बाय करना है। अब मार्केट कैप एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको आपने ख्याल रखना है। हाई मार्केट कैप के पेयर्स को आपने बाय करना है, ठीक है। ये कहाँ से पता चलेगा आपको? किसी भी ट्रेडिंग की अगर आप बात करें, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बात करता हूँ फॉरेक्स की, ठीक है, तो फॉरेक्स के अंदर हमारे पास कुछ मेजर्स हैं, यूरो USD, ठीक है, GBP USD, USD JPY, USD CHF, USD CAD, छठा क्या था जी, यूरो GBP। मेरे ख्याल से ये 6 पेयर्स हैं जिनको मेजर्स कहते हैं, ठीक है। कोई एक आधा मुझे लग रहा है, इसमें मुझे डाउट है, पर हाँ ये मेजर्स हैं, ठीक है। अब ये मेजर्स क्यों है कि इनका मार्केट कैप ज़्यादा होता है। तो ये अगर आप फॉरेक्स ट्रेड कर रहे हैं, आप सिर्फ इसमें ट्रेड करें, मैं सिर्फ और सिर्फ इसको ट्रेड करता हूँ, और कभी इसको कर लिया और कभी इसको कर लिया, बाकी को मैं ट्रेड ही नहीं करता। तो मैं इन 3 को ट्रेड करता हूँ। इसके अलावा मैं क्या ट्रेड करता हूँ? मैं गोल्ड ट्रेड करता हूँ, ये भी सबसे हाईएस्ट मार्केट कैप की कमोडिटी है। उसके बाद मैं इंडिसेस ट्रेड करता हूँ। कौन से इंडिसेस ट्रेड करता हूँ? इंडिसेस S&P 500, जिसको हम US 500 भी कहते हैं, ठीक है, नैस्डैक, जिसको हम US 100 कहते हैं या US टेक कहते हैं, और तीसरा मैं ट्रेड करता हूँ S&P 30 में। वैसे जो है ना वो डाउ जोन्स इंडेक्स जो है, जिसको हम US 30 कहते हैं, ये वैसे मैं कम ट्रेड करता हूँ, बट ये 2 मैं बहुत ज़्यादा ट्रेड करता हूँ। तो ये हैं 6 पेयर जिनके ऊपर मैं सारी फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहा हूँ। बस अगर आप जाहिर सी बात है प्रीमियम वो हैं, डिस्कॉर्ड के ऊपर आपको यही नज़र आएंगे, ठीक है। क्रिप्टो की अगर बात करें तो उसके अंदर मेजर्स BTC है, इथेरियम है, सोलाना है, BNB है, मेजर्स हैं, ठीक है। बहुत अगर दिल कर रहा है तुम हाई मार्केट कैप कॉइन में हाइप है, नियर है, ये सारे। लो मार्केट कैप के अंदर आप जब जाएंगे, जब अल्फ़ा वाले कॉइन्स जब आप सिलेक्ट करेंगे, सो अल्फ़ा वाले कॉइन्स की एक खासियत है, वो है चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक, बस। या तो आपका अकाउंट इधर जाएगा, या तो फिर सीधा इधर जाएगा, या तो 100% प्लस जाएगा या सीधा 0% पे जाएगा। तो क्या इतना शौक पड़ा हुआ है इतना जल्दी जो है ना वो अकाउंट को डबल करने का? पहले सिस्टम बिल्ड करो, उसके बाद अकाउंट की जो है ना इस तरीके से उसको स्केल करने के बारे में सोचो। किस किस्म की ट्रेडिंग आपको करनी चाहिए? आपने अपनी रिस्क एपेटाइट देखनी है। आपने देखना है कि अगर मेरे पास रिस्क किस में कम है। स्पॉट में रिस्क कम होता है, लेवरेज में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, तो भाई स्पॉट कर लो। दिन के अंदर आप 1% आप हो जाओ, क्या जाता है, 100 है ना, 100 से $101 पे चले जाओ, रोज़ $1 अप करना है। एट द मंथ यू विल बी $30 अप।
सो टोटल आपका $130 होगा। बुरी बात तो नहीं है। यही काम अगर आप $1000 से करोगे, ठीक है, डेली के आपको कितने डॉलर्स चाहिए? 1000 का 1% क्या होगा? $10। यस, तो महीने बाद आप चले जाओगे $1300 पे। $1000 से स्टार्ट के $1300 पे चले गए। 1% रिस्क, बस 1% अप, और कुछ नहीं करना। कितना मुश्किल है इतना करना? 1% तो कोई भी कॉइन ऊपर चला जाता है, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट यू हैव टू डू। स्पॉट, अगर आपको ये लगता है कि यार यहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा है और इधर नहीं है, यू आर हाईली मिस्टेकन। ऐसा बिल्कुल नहीं, ठीक है। फिफ्थ जो चीज़ होती है जिसको आपने चेक करना है वो आपका है पोजीशन साइजिंग एंड ट्रेड साइजिंग। एक टाइम पे सिर्फ आपको 2 से 3 ट्रेड्स लेनी है मैक्स, 2 से 3 बस। अगर आप मुझसे पूछेंगे सो फॉरेक्स के अंदर मैं एक टाइम पे सिर्फ एक ट्रेड लेता हूँ बस, मैक्सिमम हुआ तो 2 ट्रेड्स एक टाइम पे, इससे ज़्यादा ट्रेड लेता ही नहीं हूँ एक टाइम पे। क्रिप्टो की बात करेंगे 2 मैक्स, इससे ज़्यादा ट्रेड अभी भी पूछेंगे तो मेरी एक ही ट्रेड चल रही है, वो है नियर की। नियर का लॉन्ग किया हुआ है या नियर को बाय किया हुआ है, वो एक ट्रेड चल रही है। फॉरेक्स की कोई ट्रेड नहीं चल रही। मैंने आज 3 ट्रेड्स लिए, तीनों प्रॉफिट में क्लोज किया, अल्लाह खैर चला बस। अब जो मर्जी होता रहे, मुझे नहीं टेंशन, मैं अब कल ही ट्रेड करूँगा, ठीक है। मैं अब ओवर ट्रेड नहीं करूँगा। जब मुझे पता है कि मेरा आज का कोटा पूरा हो गया है, ठीक है, मैंने आज जो प्रॉफिट लेना था वो मैंने ले लिया, दैट्स इट, ठीक है। आप कल देखेंगे। एक और चीज़ जो आपके पास होती है रिस्क मैनेजमेंट में, वो होती है आपके ऑर्डर टाइप्स, ठीक है। कौन से ऑर्डर आपने यूज़ करने हैं? आपने लिमिट ऑर्डर यूज़ करने हैं। लिमिट ऑर्डर का फ़ायदा क्या होता है? आपने वेट करना है प्राइस आपके जो बाइंग साइड है वहाँ पर है। जैसे मैंने आपको कहा था कि आपने इथेरियम अगर मैंने $1800 से $1825 पे बाय किया है, सो आप लिमिट ऑर्डर लगा के छोड़ दें। प्राइस आएगी बाय हो जाएगा, नहीं आती तो कोई बात नहीं, चलेगी ट्रेड चलेगी, कल दोबारा आ जाएगी, मार्केट कहीं जा तो नहीं रही, ठीक है। किन एक्सचेंजेस पे आपने ट्रेड करनी है? सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के ऊपर ट्रेड करनी है। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के बारे में सोचना ही नहीं है। अब डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज अगर आपको नहीं पता, जस्ट स्किप इट, ठीक है। इसको हम कभी और जो है ना वो इंशाल्लाह कवर करेंगे। एंड लास्ट चीज़ स्टॉप लॉस, जिसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा बात कर चुका हूँ। स्टॉप लॉस इज योर सेवियर, ठीक है। स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेड नहीं अगर आप कर रहे हैं, सो आप ट्रेडर नहीं, आप गैम्बलर हैं, ठीक है। गैम्बलिंग कर रहे हैं, लिटरली गैम्बलिंग कर रहे हैं अगर आप स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेड कर रहे हैं, ठीक। स्टॉप लॉस लगाते कैसे हैं? स्टॉप लॉस को आपने एक सपोर्ट के नीचे, यानी प्रीवियस जो 4 आवर कैंडल है ना उसके नीचे लगाना है आपने, स्विंग के नीचे। फॉरेक्स अगर कर रहे हैं तो कम से कम आपका 30 पिप्स वाइडर स्टॉप होना चाहिए, 30 पिप्स वाइडर। फॉर एग्जांपल अगर आप गोल्ड ट्रेड कर रहे हैं, गोल्ड में तो खैर 30 पिप्स नहीं होता, गोल्ड में तो बहुत ज़्यादा होता है। ये 30 पिप्स वाला जो है ना ये करेंसी पेयर्स के लिए, लाइक अगर आप यूरो यूएसडी ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, और यूरो यूएसडी की प्राइस है 1.14150, ठीक है, तो स्टॉप लॉस इसका कहाँ होगा? 1.14150 की बजाय 120, 30 पिप्स इसको बोलते हैं, ठीक है। 30 पिप्स वाइडर स्टॉप होगा। गोल्ड की अगर आप बात करते हैं तो गोल्ड के लिए जो कंफर्टेबल स्टॉप होता है ना, वैसे तो वो आपको पता चलता है ATR से। अब अगेन ये एक डिटेल टॉपिक है, इसको मैं फिर किसी और दिन कवर करूँगा कि ATR क्या होता है, किस टाइम फ्रेम पे देखना होता है, किस तरह देखना होता है। बट गोल्ड को अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो कम से कम आपका स्टॉप लॉस 150 पिप्स वाइड होना चाहिए, ठीक है, मींस $15 वाइड कम से कम। अगर गोल्ड अभी फॉर एग्जांपल अगर ये 4030 पे है, ठीक है, तो मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो तकरीबन, अगर मैंने इसको बाय किया हुआ है, ठीक है, तो ये होगा $4015। इससे भी वाइड यूज़ करते हैं। मैं कुछ ट्रेड जैसे आज जो एक ट्रेड ली थी उसका ब्रेकडाउन दूंगा तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये है रिस्क मैनेजमेंट जो कि आपने फॉलो करनी है। अगर आप प्रॉपर तरीके से समझते हैं कि आपको ट्रेडिंग आनी चाहिए तो रिस्क मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर रिस्क मैनेजमेंट आप फॉलो नहीं कर रहे, सो आप एक अच्छे ट्रेडर कभी नहीं बन सकते, ठीक है। अब हमने जो पॉइंट डिस्कस किए थे वो ये किए थे लेट एंट्री। तो लेट एंट्री के ऊपर हम बात कर चुके हैं कि लेट एंट्री का क्या डेफिनेशन है। लेट एंट्री की ये डेफिनेशन है कि अगर एक कॉइन अपना TP1 हिट कर चुका है तो दैट मीन्स ट्रेड नहीं बनती। ओवल एवरेजिंग को हम डिस्कस कर चुके हैं, उसको थोड़ा डिटेल में दोबारा डिस्कस करते हैं ताकि आपको समझ आए कि लेवरेज क्या होती है। वही जो पॉइंट में डिस्कस कर रहा था कि हमारे पास लेवरेज क्या होती है। लेवरेज ये होती है कि आपका अकाउंट आप 10x पे कर रहे हैं, 20x पे कर रहे हैं, 30x पे कर रहे हैं किस चीज़ पे कर रहे हैं, ठीक है। इसका क्या मतलब है? 10x का क्या मतलब है? अगर आप $100 आपका अकाउंट साइज़ है तो 10x का मतलब है कि आप $1000 की
ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, $1000 की ट्रेड ले सकते हैं। अगर $100 के साथ 20x लेवरेज यूज़ करते हैं तो इसका मतलब है आप $2000 की ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, 30x का मतलब है आप $3000 की ट्रेड ले सकते हैं। अब जो मैथ समझाने लगे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप $100 से स्पॉट ट्रेड करते हैं, ठीक है, स्पॉट ट्रेड करते हैं, तो क्या होगा कि अगर किसी कॉइन की प्राइस 10% नीचे जाती है तो ये $100 जो हैं ये क्या बन जाएंगे, $90। ऐसे ही स्पॉट में बाय किया हुआ ना, तो 10% डिप किया है तो ये 100 बन गए $90। ठीक है, अब आप आ गए 10x के ऊपर। 10x के ऊपर आपने $100 से $1000 की पोजीशन लेनी। ठीक है, अब जब $1000 की पोजीशन लेंगे तो ये कॉइन अगर 1% नीचे गया, ठीक है, सो ये क्या बन जाएगा, हाँ वन नहीं, ये अगर 10% नीचे गया ना, यानी $100 की पोजीशन ली और अब $1000 की, सॉरी $1000 से आपने, यानी $100 से आपने 10x के ऊपर $1000 की पोजीशन ली। अब अगर ये 10% नीचे गया ये वाला कॉइन, ठीक है, सो आपका लॉस कितना होगा, आपका लॉस अब $100 के हिसाब से कैलकुलेट नहीं होगा, आपका लॉस अब $1000 के हिसाब से कैलकुलेट होगा। क्या बनेगा आपका लॉस, $100। तो ये $100 आपको एक्सचेंज तो नहीं देगी, इस केस में आपका अकाउंट हो जाएगा 0। ठीक है, अगर आप सेम ट्रेड जो है वो आप कर रहे हैं 20x लेवरेज के साथ, तो इतने से आपने ट्रेड ले ली। ठीक है, अब अगर आपने $2000 की पोजीशन ओपन की हुई है और वही कॉइन जो आपने स्पॉट में बाय किया था उसको आपने 20x लेवरेज पे बाय किया है, सो अब ये कॉइन सिर्फ 5% नीचे जाएगा। ठीक है, सो 2000 का 5% क्या होता है, $100। सो ये अकाउंट गया। और यही $1000 को अगर आपने 100x के साथ बाय किया, सॉरी ये वाला 100 जो है, तो आपने कितनी बड़ी पोजीशन लेनी है, कितनी बड़ी। अब ये सिर्फ अगर 1% नीचे गया तो आपका लॉस कितना बनेगा, $100 मीन्स लिक्विडेट। एक मैसेज आएगा मार्जिन कॉल और अगला मैसेज आएगा, ईमेल आएगी, योर अकाउंट हैज़ बीन लिक्विडेटेड, सॉरी। सो अपनी पोर्टफोलियो के साथ ये जुल्म करने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा याद रखना कि ट्रेडिंग के अंदर दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, आइदर ये ऊपर जाएगी या ये नीचे जाएगी। जो चीज़ मुझे समझ नहीं आती कि इन दोनों की प्रोबेबिलिटी 50% होती है। सो जब दोनों चीज़ों की प्रोबेबिलिटी 50% है तो आपके पास क्या कंफर्मेशन है कि आप इतनी बड़ी पोजीशन ओपन करते हैं। अब पॉइंट आ जाता है कि क्या करना चाहिए। करना ये चाहिए कि आप 10x यूज़ करें, 20x यूज़ करें, 30x यूज़ करें, इट डजेंट मैटर। क्या मैटर करता है, मैटर ये करता है कि अगर आपके पास $100 हैं, ठीक है, इस $100 का 2% क्या है, $2। ठीक है, आप ये जितना मर्जी यूज़ करें, जो मैंने ये थी आपकी लेवरेज, मार्जिन वैल्यू। आपका जो मार्जिन है ना वो 2% होना चाहिए, यानी $2 होना चाहिए। या इन शॉर्ट इसको ऐसे समझ लें कि अगर आपने जो भी पोजीशन ओपन किया उस पर आप एस एल लगाते हैं तो एस एल की जो वैल्यू है वो $2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी अगर आपकी ये पोजीशन पे स्टॉप लॉस हिट हो गया तो आपका 100 बन जाएगा $98। बस इतनी छोटी पोजीशन ओपन करनी है कि स्टॉप लॉस हिट होने के बाद ये $2 लॉस होना चाहिए। ठीक है, दो पोजीशंस अगर ओपन करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा $4 का, तो $100 से आप आ जाएंगे
$96 की। तो दैट्स इट, आज के लिए डन। अब ट्रेड नहीं करना, ठीक है। तीसरी चीज़, ये कैसे मुमकिन होगा, एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं मार्जिन रेशियो। जब आप ट्रेड ओपन करेंगे ना, तो बाइनेंस के ऊपर ये मार्जिन रेशियो लिखी होती है, बिटयूनिक्स के ऊपर लिखा होता है मार्जिन रेट। लेकिन ये जो भी होगा ना, परसेंटेज में लिखी आ रही होती है, ठीक है। इट शुड बी लेस देन 1%। बस जो आपके पास मार्जिन रेशियो है, ये लेस देन 1% होनी चाहिए। 1%, 1%, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी मार्जिन रेशियो 10% है, तो समझ लें कि अगले 10 मिनट के अंदर अकाउंट लिक्विडेट होने वाला है। ये 1% से नीचे होनी चाहिए। आपका अकाउंट $100 है, आपका अकाउंट $1000 है, आपका अकाउंट $10,000 है, इट डजेंट मैटर। पोजीशन साइज इतना यूज़ करना है कि ये आपकी 1% से नीचे आए बस। जब आप मार्जिन रेशियो 1% से नीचे ले आएंगे ना, तो वो जो ओवर लेवरेज वाली जो प्रॉब्लम है ना, वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। फिर आप ओवर लेवरेज नहीं करेंगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट था नो स्ट्रैटेजी, कि स्ट्रैटेजी नहीं है हमारे पास कि क्या बाय करना है क्या नहीं करना। यस, ये एक प्रॉब्लम है। इसी के लिए जाहिर सी बात है आपको कुछ ना कुछ सिस्टम सीखना पड़ेगा, आपको टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, उन सब चीज़ों को कंबाइन करके यूज़ करना सीखना पड़ेगा। लेकिन एक सिंपल स्ट्रैटेजी आपको बताता हूँ कि जिसे आप लॉस नहीं करेंगे, ठीक है। आपको सिर्फ ये समझ आना चाहिए, कुछ भी नहीं, ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। देयर आर 2 थिंग्स ऑन द चार्ट। एक को हम कहते हैं सपोर्ट, एक को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। कुछ नहीं भी आता ना, प्राइस अगर ऐसे जा रही है, तो सिर्फ ये देखें कि प्राइस बॉटम पे किस जगह पर इस तरह के लोज बना रही है। ये वाले लोज, ये वाले लोज, इन सबको इकट्ठा कर लें, ये होगी आपकी सपोर्ट। और किस जगह पर इस तरह के हाइज बन रहे हैं, जो कॉमन हाइज है उनको इकट्ठा कर लें, ये बन गया आपके रेजिस्टेंस। ठीक है। जब प्राइस सपोर्ट के पास आएगी, ओनली देयर यू विल बाय। जब प्राइस रेजिस्टेंस के पास गई, यहाँ यू विल सेल। यहाँ बाय नहीं करना, इधर नहीं करना, इधर नहीं करना, इधर नहीं करना, इधर नहीं करना, कहीं नहीं करना। वेट करना है यहाँ पे ऑर्डर लगा के। इस पॉइंट से जब एक दफ़ा प्राइस रिवर्स हुई भी है, जब दोबारा इस पॉइंट पे वापस आएगी ना, तो मोस्ट लाइकली रिवर्स ही होगी। मतलब मोर देन 80% यहाँ से ये रिवर्स होगा। यहाँ पे जब एक दफ़ा प्राइस रिजेक्ट हो गई है, तो ये कंफर्म है कि जब दूसरी दफ़ा भी आएगी तो इसने रिजेक्ट ही होना है, नीचे आएगी, नीचे चली जाएगी। सो दैट इज़ वाई आपने इस रेंज में ऑर्डर नहीं लगाना है। ये जो सेंटर वाला जितना भी रेंज जहाँ पे मैंने क्रॉस लगाए हैं, यहाँ पे कोई बाइंग नहीं करनी, ठीक है। ये बड़ी सिंपल स्ट्रैटेजी है, सबसे सिंपल स्ट्रैटेजी, कि आपने सपोर्ट बनानी है, आपने रेजिस्टेंस बनानी है, और आपने बस इन 2 पॉइंट्स के ऊपर बाइंग करनी है बस। इसके अलावा कहीं बाइंग नहीं करनी। इससे ये आपका पॉइंट नंबर 3 भी शॉर्ट हो जाएगा और पॉइंट नंबर 4 भी शॉर्ट हो जाएगा, और कहीं ना कहीं आपका पॉइंट नंबर 5 भी शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। जब आप स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेड करेंगे ना, और आप वेट करेंगे सपोर्ट का और रेजिस्टेंस का, तो पहली चीज़ तो ये होगी कि आप एक पूरे सिस्टम आपके पास बन जाएगा जिसको फॉलो करके आप ट्रेड ले रहे हैं, एक चीज़। सेकेंडली, आप रैंडम ट्रेड्स छोड़ देंगे। अब रैंडम ट्रेड्स क्या हैं, वो ये जो मैंने क्रॉस लगाए ये रैंडम है, ठीक है। ये सारे एरियाज रैंडम है, ठीक है। ये सब रैंडम्स हैं, ये सब रैंडम है, ये सब ट्रेड्स अब माइनस हो जाएंगे। आपने सिर्फ एक ट्रेड यहाँ लेनी है, एक ट्रेड यहाँ लेनी है, बस। इसके अलावा कोई ट्रेड नहीं लेना, ठीक है। सो इसकी वजह से क्या होगा, यू विल डेवलप अ डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन क्या होगा कि आपको पता है एक सिस्टम है, मैंने फॉलो करना है, और बस वही फॉलो करना है, ठीक है। लैक ऑफ एजुकेशन को सॉल्व करना है, तो उसका बड़ा सिंपल सा तरीकाकार है, वो मैंने आपको बता दिया कि यू ट्राई टू ज्वाइन एनी कम्युनिटी। जो दिल करता है, जो आपको समझ आता है कि ही इज़ गुड एजुकेटिंग, ही इज़ गुड एजुकेटिंग, उसको ज्वाइन करो। नॉलेज तो अब ख़त्म ही नहीं होता, यूट्यूब पे मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा, अ लॉट ऑफ पीपल आर शेयरिंग इट। मतलब एटलीस्ट अगर आप कुछ नहीं, मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर आप जाओगे तो मैं जो भी वीडियो लगाता हूँ, मेरी कोशिश होती है कोई किसी किस्म की शिल ना हो उसके अंदर,
किसी किस्म की वो जो कहते हैं ना वो हुक बेट ना हो, कुछ भी, मतलब वो कुछ भी हो सकती है। मैंने इतने डॉलर्स बना लिए, मैंने इतने डॉलर्स बना लिए, लोग अंधाधुंध कूद जाते हैं कि पता नहीं भाई इसके पास कौन सा ऐसा जो है ना वो क्या चीज़ है कि वो ये कर रहा है। देखें, एवरी ट्रेडर मेड अ लॉस, एवरी ट्रेडर, हर ट्रेडर लॉस करता है, चाहे वो 20 साल उसका एक्सपीरियंस हो, चाहे 30 साल उसका एक्सपीरियंस, चाहे 40 साल एक्सपीरियंस हो, लॉस करते हैं। ठीक है, हाँ लॉसेस मैनेज करते हैं। ठीक है, हमें पता होता है कि किस वक्त ट्रेड में एग्जिट ले लेना, बस। ठीक है, सो कीप योर क्लोज योर लूजर्स क्विक एंड कीप योर विनर्स रनिंग। जो लूजिंग ट्रेड है उसको जल्दी कट करना सीख लें, नहीं संभाल के रखना। बस समझ आ गई कि मेरा एनालिसिस ठीक नहीं है, कट करें, आगे चलें। ठीक है, और जो आपके विनर्स हैं कीप दम रनिंग। कहाँ तक रन करना है? TP1, TP2, बस वहाँ पे आगे क्लोज करें, आगे चलें। ठीक है, सो ये चीज़ें जब आप करेंगे, सो आई एम वेरी वेरी श्योर कि आपको बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा होगा, और काफ़ी सारी मिस्टेक्स जो हैं वो आपकी ट्रेडिंग के अंदर ठीक हो जाएंगी। ठीक है, सो जो क्वेश्चंस हमारे पास थे वो हमने एड्रेस कर लिए। मेरा आज का पूरा प्लान था कि मैं जो वेबिनार करूँ वो रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर करूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके लोगों को समझ नहीं आती। ठीक है, और अब हम क्विकली कुछ चार्ट्स देखेंगे, मैं ट्रेड का रिव्यू दूंगा, लाइक वाई आई टुक दिस ट्रेड, उसको हमने क्या किया, क्या प्रॉफिट बनाया। ठीक है, और उसके बाद विल टेक अ फ्यू क्वेश्चंस एंड देन हम रैप अप करते हैं। ठीक है, ऑलरेडी हमारे पास तकरीबन तकरीबन घंटा होने वाला है। सो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ एंड देन आई शेयर सम ट्रेड्स। सही, सो यहाँ चलते हैं। सो ये आज एक हमने ट्रेड ली थी US 100 के ऊपर। ठीक है, हम श्योर आप लोगों को नज़र आ रहा है। दूसरी एक ट्रेड ली थी हमने ये गोल्ड के ऊपर। ठीक है, सो पहले मैं एक ये भी ट्रेड ली थी, ये मैं कल ले नहीं सका था, बट वाह, मतलब जस्ट चेक इट, कितना ऊपर जा चुका है ये तो रुक ही नहीं रहा है। ठीक है, सो हमारे पास ये GBP USD वाह है। सो हमने जो भी ट्रेड्स ली हैं, एक ये ली थी US 100 की, ये भी तकरीबन आधी फेल होने वाली है। बेसिकली जब भी आप ट्रेड्स लेते हैं ना, आपके पास एक पेट बाय और सेल मेथड होना चाहिए। अब अगर इस ट्रेड को आप देखें तो ये गोल्ड की ट्रेड थी। ठीक है, ये मैंने सुबह ली थी तकरीबन 1:30 बजे के टाइम पे, ये 3 बजे का टाइम, इस टाइम पे यहाँ ली थी, और ये पोस्ट भी की थी हमने अपने डिस्कॉर्ड के ऊपर। इस तरह अगर आप देखें यहाँ, ठीक है, ये तो डिस्कॉर्ड की प्रीमियम का मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ। ये गोल्ड की बाय है। ठीक है, 2:34 के ऊपर ये पोस्ट हुई हुई है। 4:40-26 से 40:18 तक आपने बाय करना है। स्टॉप लॉस मैंने लिखा हुआ 4007, ये उसके TP दिए हैं 4035, 4045, 4055, 4065। ठीक हो गया। अब अगर आप यहाँ पर वापस आएँ, सो यहाँ पे क्या होगा, इस पॉइंट के ऊपर हमने बाइंग ली थी 4026 और 4015, और चूँकि मैंने अपर पॉइंट लिखा हुआ तो मैंने अपर पॉइंट के ऊपर ही बाइंग लगा दी है। ठीक है, ये हमारा वैसे आइडियली स्टॉप लॉस था 4007, बट चलें ये भी कर देते हैं। अब ये टोटल ट्रेड जो थी ये तकरीबन 2.2 आर की है। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 2.2, या इसको अगर मैं जीरो डायरेक्ट 0 पॉइंट वैसे इस पर कर दूंगा तो ये 2 आर की ट्रेड है। ठीक है, ये तकरीबन 2 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, यानी अगर मैंने ये $1000 से ट्रेड ली होती तो मैंने या तो इसके ऊपर $500 लूज़ करने थे, या मैंने बनाने थे $2000। ठीक है, सो आई मेड अबाउट $2000। ठीक है, कहने का मकसद ये 2 आर की ट्रेड है। रिस्क टू रिवॉर्ड इसके ऊपर क्या था? 2 आर। ठीक है, ये इसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो थी 2 आर की। सो दिस इज़ व्हाट आई डिड। अब इसके अंदर क्या है देख लें। अब यहाँ पर अगर आप गोल्ड का प्रीवियस प्राइस एक्शन देखें, सो यहाँ पर गोल्ड ने यहाँ से लिफ्ट किया, ऊपर चला गया, वापस आया, हमारे पास एक हायर लो बन रहा है। ये 15 मिनट है, मैं आपको 1 आवर के ऊपर दिखाता हूँ। सो इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास बना एक लो, फिर बना हाई, फिर एक हायर लो, फिर एक और हायर हाई,
फिर ये लोअर, फिर एक और हायर हाई, और फिर एक और लोअर लो। अब यहाँ से जब ये बन गया है तो ये वाला लो जो है ये इससे नीचे है। दैट मीन्स कि अब हमारे पास गोल्ड थोड़ा सा बेरिश हो गया, सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये यहाँ पे आ जाए। ठीक है, लेकिन उसके लिए इस वाली सपोर्ट को ब्रेक करना पड़ेगा, जो कि हमें पता लगेगा। बट मैंने ट्रेड ली, ख़त्म। ठीक है, सेकंड ट्रेड जो आज की थी वो ये थी US 100 की। बड़ा सिंपल, हमारे पास प्राइस आई इस जगह पर, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, अब वही बात जो मैं आपको पहले बता रहा था कि इस पॉइंट से प्राइस एक दफ़ा वापस गई हुई है। सो जब प्राइस दोबारा इस पॉइंट पे वापस आएगी तो देर इज़ हाईली लाइकली कि प्राइस वापस जाएगी। तो जो चीज़ मैंने आपको अभी एक्सप्लेन की है एग्जैक्टली हुआ ऐसा कि नहीं हुआ। इस पॉइंट से पहले प्राइस नीचे गई थी, दोबारा इस पॉइंट पे वापस आई, दोबारा नीचे चली गई। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? कोई रॉकेट साइंस नहीं, सिंपल स्ट्रैटेजी है। मैंने सिर्फ क्या किया, इस पॉइंट को मार्क कर लिया जहाँ से प्राइस नीचे गई थी पहली दफ़ा। इस पॉइंट से अगर प्राइस ऊपर गई हुई है तो क्या जब प्राइस दोबारा यहाँ आएगी तो ऊपर नहीं जाएगी? पॉसिबिलिटी है चली जाएगी। तो मैंने क्या किया, सिर्फ ये पॉइंट मार्क किया था बस, और मैं वेट कर रहा हूँ। इस पॉइंट से भी प्राइस एक दफ़ा नीचे आई हुई है, सो क्या जब दोबारा इस पॉइंट पे आएगी प्राइस नीचे नहीं जाएगी? जा सकती है। सो दिस इज़ हाउ यू टेक ट्रेड्स। ठीक है, इस पॉइंट से एक दफ़ा प्राइस नीचे जा चुकी थी तो क्या दोबारा इस पॉइंट पे आएगी तो नीचे नहीं जाएगी? जा सकती है। सो आपकी जो सिंपल स्ट्रैटेजी है ना वो बड़ी सिंपल है, सामने होती है चार्ट के ऊपर, दिस इज ट्रेडिंग व्यू। ठीक है, सामने लिखा हुआ है कि यहाँ से प्राइस नीचे गई है, वहीं से वापस दोबारा चलेगी। यहाँ से प्राइस ऊपर गई है, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से, भाई दोबारा दो दफ़ा तीन दफ़ा ये भी ऊपर गई, यहाँ से भी ऊपर गई, और देख लें यहाँ से भी ऊपर गई। और क्या चाहिए? सिंपल स्ट्रैटेजी है, सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। थोड़ी सी एरियाज़ को रिफाइन ज़रूर किया जाता है, बट कहने का मकसद ये है कि आपको सामने लिखा नज़र आ रहा है कि किस पॉइंट से प्राइस एक्सटेंड हुई है। ठीक है, सो वही पॉइंट आपने यूज़ करना है। तीसरी ट्रेड थी वो हमने ये ली थी US 500 की। ठीक है, इस पर तो मैंने शायद लगाया हुआ भी था, वो डिलीट हो गया एकदम से। US 500 ये ले। इस पॉइंट से प्राइस एक दफ़ा नीचे गई हुई है, सो दोबारा जब इस पॉइंट पे आई दोबारा नीचे जा रही है। ठीक है, यहाँ से एक विक ऊपर गई हुई है, ये दोबारा यहाँ से दोबारा ऊपर जा रही है। यहाँ से प्राइस एक दफ़ा ऊपर गई हुई है, लेकिन दोबारा यहाँ से ऊपर जा रही है। सो स्ट्रैटेजी का क्या मसला है? कोई मसला नहीं है। हम ट्रेडिंग को कंफ्यूज करते हैं, ट्रेडिंग इतनी मुश्किल नहीं है ऑनेस्टली। ठीक है, अगर आपको दो चार चीज़ें समझ आ जाए ना, दो भी क्या एक आधी समझ आ जाए तो सामने लिखा हुआ है। अब ये दो ट्रेड्स यहाँ पे मैंने ली हुई है, एक ये वाली और एक ये वाली। पीछे भी होंगे कुछ जो मैंने छोड़ी में, जब यहाँ देख लें। ठीक है, सो कहने का मकसद ये है कि आपको सिर्फ यहाँ पे मार्क करनी है एरियाज। ठीक है, और दूसरी बात, अब इस ट्रेड की बात करते हैं। ये लें, सेम वही सेम स्ट्रैटेजी है। यहाँ से प्राइस एक दफ़ा कल ऊपर गई, दोबारा यहाँ पे वापस से दोबारा ऊपर चलेगी। मैंने टेक प्रॉफिट कहाँ लगाया था? यहाँ पे। ये 2R की ट्रेड है, ये देख लें 2R, ये 2.0 की रिस्क रिवॉर्ड है। मैंने यहाँ पे एग्जिट ले लिया, मेरी ट्रेड क्लोज होगी प्रॉफिट में। अब ऊपर जहाँ मर्जी जाती रहे, अब कहाँ तक चलेगी है मुझे टेंशन नहीं है कि यार काश मैंने संभाली होती तो मैं मतलब कितने ज़्यादा प्रॉफिट में होता। भाई एक सेटअप अगर मुझे मिल सकता है दो और मिल जाएंगे, मार्केट तो कहीं नहीं जा रही। ठीक है, तो अगर एक ट्रेड निकल गई है, जो मेरे नसीब में था वो मुझे मिल गया, मैंने 2R की ट्रेड लगाई थी, मैंने 2R कैप्चर कर ली है बस। अब इसके बाद जहाँ मर्जी जाती रहे, कोई टेंशन नहीं है मुझे। ठीक है, सो मैंने अपना 2R रिस्क रिवॉर्ड पूरा कर लिया। हाँ, अगर ट्रेड रखी होती सो इट वुड हैव बीन 9R, यानी $100 लगा के शायद मैं $900 अर्न कर रहा होता, बट नहीं किए। बट दैट्स ओके, इसी को डिसिप्लिन कहते हैं, इसी को पेशेंस कहते हैं। सो नो इमोशंस एट ऑल। ठीक है, इमोशन लेस होके आपने ट्रेडिंग करनी है। ठीक है,
रेजिस्टेंस को तोड़ के प्राइस ब्रेकआउट कर जाए तो हमें क्या करना है, मैंने कल बताया था। यहाँ पे ये देखें, ये रेजिस्टेंस थी, ये वाली, ठीक है। मैंने यहाँ पे बीटीसी को लॉन्ग नहीं किया, मैंने कहा कि जब ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तब करूँगा। जब इसने कर लिया, रीटेस्ट के ऊपर लॉन्ग कर दिया, ठीक है। कहाँ तक लॉन्ग करूँगा, दूसरा एरिया ऐसा कहाँ बनता है, ये बनता है, और या मैंने लिख के रखा हुआ था इधर, ये है मेरा टारगेट। टारगेट फॉर दिस रिलीफ रैली 69K से 72K। ये मैंने कब का लिखा हुआ, ये मैंने लिखा हुआ है जून का, 9 जून से लिखा हुआ, 9-5-6 जून। या आप मेरा मार्केट रिव्यूज़ देखें ना, उसमें कहीं ना कहीं मैंने लिखा होगा, तो ये तब से लिखा हुआ है। सो कहने का जो सिंपल मकसद है वो ये है कि आप लोगों को बेसिक्स पता होनी चाहिए। यहाँ पे भी वही सेम स्ट्रैटेजी, यहाँ से एक दफ़ा प्राइस ऊपर गई थी, दोबारा ऊपर जा रही है, तो कोई कोई रॉकेट साइंस नहीं है ट्रेडिंग, कोई इतना मुश्किल नहीं है। आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करनी है और उसके मुताबिक आपने ट्रेड करना है, दैट्स इट। कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। टीयूटी की ट्रेड मैंने शेयर की थी, ये अभी तक ट्रेंड तो नहीं की, लेकिन खैर स्टॉप लॉस भी नहीं हिट हुआ। लेकिन हमारा TP1 और TP2 ऑलमोस्ट आई गेस हिट हो चुका है। यस, 9% ऑफ TP2 हिट हो चुका है इस ट्रेड के ऊपर, ठीक है। सो पॉइंट इज़ कि जो भी आप ट्रेड कर रहे होते हैं ना, आपको सिर्फ अपना RNR डिस्प्ले करना है, अपना RNR देखना है। मैंने 2 रिस्क टू रिवॉर्ड की ट्रेड लेनी है। आप सिर्फ एक चीज़ अपनी ट्रेडिंग के अंदर फिक्स कर लें, वो ये करना है कि जो भी ट्रेड लें उसके अंदर आप अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो फिक्स कर लें। अगर ट्रेड पे स्टॉप लॉस हिट हो गया, दोबारा उस ट्रेड को नहीं छेड़ना, उस पेयर को भी नहीं छेड़ना। मेरा जिस पेयर पे स्टॉप लॉस हिट हो जाता है ना, मैं दोबारा उस पेयर को ट्रेड ही नहीं करता। एटलीस्ट उस दिन तो नहीं करता, अगले दिन करता हूँ, ठीक है। सो द लास्ट पार्ट, आई टेक सम क्वेश्चंस, और उसके बाद जो है हम स्ट्रीम को एंड करते हैं। रिकॉर्डिंग इसकी इंशाल्लाह मैं प्रोवाइड कर दूंगा, और आप लोगों को मैंने अनम्यूट करना है, तो उसके लिए मैं आपको राइट्स देता हूँ। आप लोग कुछ क्वेश्चंस मुझसे कर सकते हैं। कहाँ से राइट्स दिए जाएंगे, यहाँ से, हाँ ठीक है। सो आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं और अनम्यूट करके आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे जी हैं? वेलकम, मैं ठीक अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा था, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस हम कौन से टाइम फ्रेम पे मार्क कर सकते हैं जो परफेक्ट हो? और लास्ट हमने कितनी कैंडल्स लेनी है, मीन के 50 लेनी है, 100 लेनी है? इस बारे में थोड़ा सा बता दें। देखिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने के लिए ना नंबर ऑफ कैंडल्स मैटर नहीं करती, ठीक है। जहाँ से ट्रेंड रिवर्स हुआ होता है ना, वो आपकी सपोर्ट है। जहाँ से ऊपर से रिवर्स होता है वो बॉटम है, बस। वो अब कैंडल चाहे 100 कैंडल पीछे आपका ट्रेंड ऊपर गया हो तो वो 100 कैंडल होगी, वो 200 कैंडल पीछे गया हो तो वो भी 200 कैंडल भी आपकी सपोर्ट होगी। तो सिंपल पर्पज है कि जहाँ से ऐसे करके ट्रेंड ऊपर जाता है ना, तो ये जो नीचे से ऐसे ये चीज़ बनती है, ठीक है, ये आपकी सपोर्ट है। ऊपर अगर ये चीज़ बनती है तो ये आपकी रेजिस्टेंस है, बस। ये रेजिस्टेंस है, और अगर ये चीज़ नीचे बनती है, ये सपोर्ट है, सिंपल। अब ये 100 कैंडल पीछे हुआ, वो 50 कैंडल पहले हुआ, 500 कैंडल पहले हुआ, वो आपकी सपोर्ट ही है, ठीक है। एरिया अगर आपने रिफाइंस करने हैं तो आप इंटरनेट पर आपको बेतहाशा मिल जाएगा कि सपोर्ट्स क्या होती हैं, रेजिस्टेंस क्या होती हैं। इजी कॉन्सेप्ट्स हैं, मुश्किल नहीं है इतने। लेकिन ज़ाहिर बात है, उनको सिखाने बैठूंगा तो ये 1 घंटे की स्ट्रीम फिर 2 घंटे की, 3 घंटे की हो जाएगी। सो वो आप स्टडी कर सकते हैं, उसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। लेकिन सिंपली मैंने आपको बता दिया कि जहाँ से एक दफ़ा प्राइस ऊपर गई हो वो सपोर्ट होती है, जहाँ से एक दफ़ा नीचे आई हो वो रेजिस्टेंस होती है। द सिंपलेस्ट डेफिनेशन, ठीक है। सर ट्रेड टाइम के बारे में बता दें। ट्रेड टाइम खुद एडजस्ट करते हैं या ये खुद ही लगता है? जैसे आप 2 आवर बता रहे हैं, 9 आवर की ट्रेड, 5 आवर की ट्रेड, वो कैसे एडजस्ट मैं करते हैं? सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस को देखता हूँ, मैं सपोर्ट के ऊपर ट्रेड लेता हूँ, और वहाँ वहाँ से मैं देख लेता हूँ कि मोमेंटम क्या है, और उस मोमेंटम के अकॉर्डिंगली मैं अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो सेट कर देता हूँ। अगर मोमेंटम अच्छा हो तो मैं 3 रिस्क टू रिवॉर्ड यूज़ करता हूँ, अगर मोमेंटम वीक हो तो मैं 2 रिस्क टू रिवॉर्ड यूज़ करता हूँ। सर आप जस्ट सपोर्ट रजिस्टर पर डिपेंड करता है या और इससे ना जो है ना प्री की स्टडी होता है? क्या होता है? तब ट्रेड लेने से पहले आप जो है ना सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखते हैं या हाँ, कोई और चीज देखते हैं? बस सपोर्ट रेजिस्टेंस।
आपके सामने मैंने आपको ट्रेड्स दिखाई हैं। ओके सर। जी, लास्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और। लास्ट क्वेश्चन, इसमें वो लेवरेज का वो क्या कितना होता है? मैं क्लास में आया। मैंने लेवरेज ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, जब आप इस वीडियो की रिकॉर्डिंग देखेंगे आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, किसी और ने कोई क्वेश्चन करना है? जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आ, मैंने ज्वाइन किया था लेकिन मेरे दोस्त आ गए थे। फिर आपने अभी बता दिया रिकॉर्डिंग मिल गई। एक्चुअली ये पूछना था कि हमें दिन में कितनी फीस लेनी चाहिए? आपकी आवाज़ बहुत मुझे जो है ना वो क्लियर नहीं आ रही है, अगर आप थोड़ा सा माइक को करीब करके बोलें तो शायद मुझे समझ आए। दिन में कितनी ट्रेड लेनी चाहिए? अगर मार्केट के मोमेंटम अच्छा है तो एक ट्रेड, अगर बिल्कुल अच्छा नहीं है तो कोई ट्रेड ना लें। ठीक है। और हमें डिपॉजिट स्टार्ट हमें कितने से करना चाहिए? जैसे बात कहते हैं कि $100, बात कहते हैं कि 500। मैं ऑलरेडी 1 वीक और इस तरह से 30,000 मैंने लॉस कर लिया मैं और इसका आंसर आइडिया दे नहीं था। चुका हूँ। ठीक है, मैं इसका आंसर दे चुका हूँ। समथिंग दैट यू कैन अफोर्ड टू लूज़, जिसके लूज़ करने से आपको मेंटल टेंशन ना हो, उससे आपने ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, ताकि कम से कम इमोशनल बैरियर बिल्कुल ना हो। ठीक है। और अगर आपको लगता है कि ठीक है। लॉसेस हो सकते हैं, सो सबसे पहली चीज़ होती है कि आपको गाइडेंस के साथ चलना चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल, मैंने जब ड्राइविंग सीखी थी तो मैं ऐसा तो नहीं था कि मैंने गाड़ी पकड़ी और मैंने रोड पे निकल गया। मैंने कुछ अर्सा सुपरवाइज्ड ड्राइविंग की। सुपरवाइज्ड ड्राइविंग होती है कि ट्रेनर, मेरे अंकल, मेरे वाले साहब, वो जाहिर सी बात है साथ वाली सीट पर होते थे और सुपरवाइज्ड ड्राइविंग करता था मैं। ठीक है, उनकी साथ साथ में ड्राइव कर वो बता रहे होते थे, अच्छा ठीक है यहाँ पर गियर 1 एंटर कर दो, यहाँ पे 2 लगा दो, यहाँ पे स्पीड बढ़ा दो, यहाँ पे ब्रेक कर दो। इसको कहते हैं सुपरवाइज्ड ड्राइविंग। सो जैसे ड्राइविंग सुपरवाइज्ड होती है, इसी तरह ट्रेडिंग भी सुपरवाइज्ड होती है। यू नीड समवन, कोई आपको हो जो आपको गाइड करे, कोई भी, मतलब आपको जिसके ऊपर आपको समझ आए कि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, उससे जाके आप सीखें। और सुपरवाइज्ड ठीक उनकी है। मेंटोरिंग के दरमियान रहें, उनसे गाइडेंस लेते रहें। जितने भी मेरे हाँ। स्टूडेंट्स हैं ऑलरेडी, जाहिर सी बात है मेरा मेंटोरिंग कोहोर्ट जो होता है वो एवरी 1.5 मंथ के बाद होता है। अभी वाला जो चल रहा है ये मिड ऑफ ये 2 वीक के बाद ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद मैं दोबारा नया मेंटोरिंग कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ। सो कुछ किसी से भी आप सीखें, बट यू शुड टेक मेंटोरिंग। ठीक है, गाइडेंस लें और गाइडेंस के साथ चलें। अकॉर्डिंग के बात करते हैं कि चार्ट होती है डिफरेंट टाइप की, आप लोन को लर्न करें तो किसी की बेस पे आप करें। लेकिन क्या वो है या मार्केट को देखकर हम खुद ही वो करेंगे? जैसे इनकी कुछ सपोज से ट्रिक्स या रूल्स रेगुलेशन होती है उससे करें, क्योंकि बात चार्ट अवेलेबल होती है कि आप इनको फुली या रीड करें, स्टडी करें, याद रखें, तो इसी पेज पर आप ट्रेडिंग करें। तो क्या वो सही है कि नहीं, हमें खुद से कोई इसका प्रॉपर नॉलेज? आपकी ना आवाज़ में डिस्टॉर्शन बहुत ज़्यादा थी। मैं अपना जायज़ पता कि यहाँ पे ना वो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वगैरह वो सारी चीज़ें मैं शेयर कर दूंगा। अगर आप लोग, आई एम श्योर वो आप लोग हैं व्हाट्सएप चैनल के ऊपर। व्हाट्सएप चैनल के ऊपर तो आप हैं ना? ठीक है, वहाँ पर मैंने अभी ज्वाइन। जी। व्हाट्सएप चैनल जो है उसके ऊपर तो आप हैं आई गेस। आप मुझे एक डीएम कर दें, ताकि जो है मैं जो भी आंसर है, क्योंकि मुझे समझ नहीं, आवाज़ में काफ़ी ज़्यादा डिस्टॉर्शन थी। या आप ग्रुप में पूछ लें, किसी जगह पर पूछ लें, मैं आपको उसके ऊपर डिटेल में इसके ऊपर आंसर दे दूँगा। ठीक है। सो ओके। आई होप कि आज के जो सेशन है उसने कुछ वैल्यू एडिशन आप लोगों की लाइफ में की होगी। अगर कोई मुझे फीडबैक देना चाहे, जस्ट 1 to 2 फीडबैक। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा आपने समझाया, बड़े हौसले के साथ। सिंपल मेरा एक और छोटी सी आपसे गाइडेंस चाहिए कि एक दो वेबसाइट बता दें जो हम साथ साथ यूज कर रहे हैं चीज़ों को समझने के लिए, जैसे चार्ट्स के लिए वगैरह। अच्छा, चलें मैं अब सीधा आंसर दूं या मैं जैसे सारे करते हैं वैसे बताऊं? मेरी फलां सीधा सा। वीडियो ठीक है ठीक है। सो 3 वेबसाइट्स में बड़ा कॉमनली यूज़ करता हूँ, कॉइन गेको, कॉइन ग्लास, ट्रेडिंग व्यू। ये मैं क्रिप्टो के लिए यूज़ करता हूँ। फॉरेक्स के लिए मैं यूज़ करता हूँ फॉरेक्स फैक्ट्री। न्यूज़ के लिए ट्विटर यूज़ करता हूँ मैं ट्रेंड से अपने आप को फेमिलियर रखने के लिए। और बाकी की फीड्स मैंने डिस्कॉर्ड के ऊपर सेट की हुई हैं, वहाँ पर आ जाती हैं। ठीक है। जी थैंक यू सर।
अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मेरा क्वेश्चन बेसिकली वो था, उसका आंसर तो मुझे वैसे मिल गया था, लेकिन आपने अभी ना कैंडल की एक बात की थी कि 4 आवर कैंडल्स को आपने जो है ना ज़्यादातर फॉलो करना है। तो उसका तो मुझे आंसर वो मिल गया था कि जहाँ पे वो नीचे जा रही है ऊपर जा रही है तो वहाँ पे आप लोगों ने चीज़ों को देख लेना है। क्या 4 आवर्स के अलावा यानी कि 1 आवर कैंडल को देखा जा सकता है, या मिनट्स कैंडल पे आ सकते हैं, या अच्छा मुझे एक जहाँ पे बात आपको बताएं, आप इतने ट्रेंड अरसे से आ मुझे रहा फॉलो हो। कर रहे हैं, कभी आपने देखा है कि मैंने जी जी। मिनट चार्ट शेयर किया हो या मिनट चार्ट के ऊपर एंट्री ली हो? नहीं नहीं, मैंने कभी नहीं देखा। हाँ लेकिन मैं बिल्कुल सिर्फ कर जस्ट ये सकते पूछना हैं। चाह रहा था कि 4 आवर्स तक बेहतर है या कम ज्यादा पे जा सकते हैं। हाँ, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि 4 आवर के ऊपर ना बड़ी हैवी सपोर्ट्स होती हैं। ठीक है, जितना कैंडल को आप डाइल्यूट करते जाएंगे ना, साइज़ को कम करते जाएंगे, सपोर्ट्स लीन होती जाएंगी या रेजिस्टेंस भी लीन होती जाएंगी, तो वहाँ पे ऑर्डर्स कम होते हैं। 4 आवर के ऊपर आप देखें 4 घंटे के ऑर्डर्स स्टैक हुए हुए होते हैं। ठीक है, 1 डे के ऊपर पूरे एक दिन के ऑर्डर स्टैक हुए हुए हैं, 1 वीक के ऊपर पूरे एक वीक के ऑर्डर स्टैक हुए हुए हैं। तो जितना टाइम फ्रेम बढ़ाएंगे ना, उतनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस होगी। जितना टाइम छोटा करेंगे ना, उतनी वीक सपोर्ट या रेजिस्टेंस होगी। नॉर्मली हमें किस कैंडल को फॉलो करना चाहिए? 4 आवर एंड अबव आप लोगों के लिए, जब एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा फिर 1 आवर पे आइएगा। थैंक यू। ठीक है, सो विद दिस विल रैप अप द सेशन। ठीक है, इसकी रिकॉर्डिंग मैं इंशाल्लाह यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा। मैंने अभी वैसे अपना यूट्यूब की जो लिंक 1 है, यानी जो पहली वाली वीडियो है, वो शेयर कर दी है चैट के अंदर। ठीक है, मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ। इस वीडियो को देख लें, यूट्यूब पर फॉलो कर लें। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि मैं रेगुलर कंटेंट उस पर अपलोड करूँ। इसके अलावा भी इसकी क्लिपिंग्स होगी या पूरी की पूरी स्ट्रीम है वो उसमें से वहाँ पर अपलोड करूँ, ताकि ये है कि जो नॉलेज मैंने आप लोगों को दी है वो ज़ाहिर सी बात है बाकी लोग भी सीख रहे हों। ठीक हो गया। और मेन पर्पज़ ये है कि आप लोगों को समझ आना चाहिए कि अब क्या कर रहे हैं क्या नहीं करना। ठीक है, जिन लोगों ने मुझे डिस्कॉर्ड के ऊपर फॉलो किया हुआ है, इट्स गुड। जिन्होंने नहीं किया हुआ डिस्कॉर्ड के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। अम, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ, ये दिस इज़ माई डिस्कॉर्ड कम्युनिटी, जिसके ऊपर मैं काफ़ी एक्टिव रहता हूँ। जाहिर सी बात है व्हाट्सएप चैनल भी है, उसका आपको लोगों को पता है। जैसे डिस्कॉर्ड कम्युनिटी के यहाँ पर मल्टीपल चैनल्स हैं, चैट चैनल्स हैं, ऑल्ट कॉइन्स की ट्रेड के लिए अलग चैनल्स हैं। ठीक है, फिर हमारे पास फॉरेक्स ट्रेड्स के लिए अलग चैनल हैं। दिस इज़ द प्रीमियम सेक्शन जहाँ पर बाकी सारी ट्रेड्स यूजुअली ज़्यादा शेयर हो रही होती है, जैसे गोल्ड की ट्रेड्स ये सब मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, आज हमने कितनी ट्रेड्स हुई? आज हमने 3 ट्रेड्स शेयर की हैं, लाइक गोल्ड, US 100 एंड US 500। ठीक है, और तीनों ट्रेड वैसे तो प्रॉफिट में गई हैं। ये वाली मैंने मैनुअल क्लोज कर दी थी, US 100 मुझे नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन खैर बाद में मैंने ये ट्रेड दोबारा ले ली थी, तो ये भी खैर प्रॉफिट में क्लोज हुई है। सो वी हैड अ वेरी वेरी गुड डे। सो आप लोग इसको भी फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा जो व्हाट्सएप कम्युनिटीज़ हैं उस पर भी फॉलो कर सकते हैं। एंड होपफुली आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आपको इसमें सपोर्ट मिल जाएगी। मैं ज़रूर शेयर कर देता हूँ व्हाट्सएप का लिंक, डिस्कॉर्ड का लिंक। सो दिस इज़ द लिंक, आप इसको कॉपी कर लें और कॉपी करके कहीं लिख लें, क्योंकि मेरे ख्याल से जब ये मैं बंद करूँगा स्ट्रीम तो ये लिंक चला जाएगा। सो आप इसको वैसे वैसे देख लें। ठीक है, मैं इसको व्हाट्सएप चैनल पे भी शेयर कर देता हूँ ताकि जिसे ज्वाइन करना है वो कर ले। ठीक है, सो अपना ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वेबिनार पे इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वेडनेसडे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।